हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का, आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों, आज का लेक्चर आप सभी लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं बी फार्मेसी 7 सेमेस्टर वालों का इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। आज हम लोग पेपर को सॉल्व करने जा रहे हैं, और जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, हम लोगों ने बी फार्मेसी 7 सेमेस्टर वालों का इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस का यूनिट 1 से लेकर के यूनिट 5 तक टोटल कंप्लीट सिलेबस कर लिया है। और इस सब्जेक्ट का यूनिट 1 से लेकर के यूनिट 5 तक का टोटल वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बन गया है। अगर आप लोग उसको नहीं देखें तो जाकर के देख लेना। अगर उतना कर लेंगे आप लोग तो ये पेपर को आप लोग बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए आज हम लोग इस पेपर को सॉल्व करने जा रहे हैं। सबसे पहले 2 नंबर के क्वेश्चन के सेक्शन ए का सभी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, फिर हम लोग सेक्शन बी के सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और फिर हम लोग लास्ट में सेक्शन सी के सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, लेक्चर आपका आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, पूरा देखिएगा। अगर आप लोग को किसी भी क्वेश्चन में कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन नहीं दबाएं तो दबा लीजिए, जिससे हमारी नई नई वीडियोज को नोटिफिकेशन आपको होम पेज पे ही मिल जाए। सबसे पहले हम लोग सेक्शन ए के सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सेक्शन ए में सभी क्वेश्चन को किया जाता है, जो कि टोटल हमारे 20 नंबर के होते हैं। 2-2 नंबर के 10 क्वेश्चन रहते हैं। ठीक, तो सबसे पहले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है डिफाइन क्रोमोफोर विथ एग्जाम्पल। क्रोमोफोर क्या होते हैं और इनके साथ इनका एग्जाम्पल भी लिखना है। तो क्या होता है दोस्तों क्रोमोफोर, यहाँ पे आप लोग को सेक्शन ए का क्वेश्चन दिख रहा है, थोड़ा सा यहाँ पे लाइट है, लेकिन यहाँ पे ध्यान मत दीजिए, क्वेश्चन आपको साफ दिख रहा होगा। तो क्रोमोफोर क्या होता है और इनके एग्जाम्पल क्या होते हैं। तो क्रोमोफोर क्या होते हैं। क्रोमोफोर जो होता है 2 वर्ड से मिलकर बना होता है, क्रोमो और फोर्स। क्रोमो का मतलब क्या होता है, कलर, और फोर्स का मतलब होता है प्रोड्यूस करना। ठीक, तो इसका मतलब क्या होता है, क्रोमोफोर ऐसे एजेंट होते हैं जो कि लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद क्या करते हैं, कलर को प्रोड्यूस करते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्रोमोफोर। अगर इसको आप लोग ट्रिक के बेस से याद करना चाहते हैं तो समझ लीजिए, यहीं पे क्रोमो का मतलब हो गया कलर, और फोर्स का मतलब हो गया प्रोड्यूस करना। लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद जो कलर को प्रोड्यूस करता है उसे हम लोग क्रोमोफोर कहते हैं। इनके एग्जाम्पल यहाँ पे लिखे गए हैं, एग्जाम्पल आसान वर्ड में आप लोग लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर। चलिए अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है गिव द सिग्निफिकेंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप रेजेंस इन आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी आप लोग समझ गए होंगे किस यूनिट का ये क्वेश्चन है। ये आपका दूसरे यूनिट का क्वेश्चन है। तो इनके आंसर क्या होंगे, चलिए जान लेते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर बहुत ही आसान वर्ड में यहाँ पे लिख दिया गया है। आप लोग इसको एक बार पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इस क्वेश्चन को ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, तो आई होप आप लोग वीडियो को रोक करके इस क्वेश्चन को लिख लिए होंगे। अब देखिए यहाँ पर जो तीसरा क्वेश्चन आया है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हर साल हमेशा क्वेश्चन बन ही जाता है, तो ये टॉपिक आप लोग तैयार कर लीजिएगा। इसके बारे में हम लोग जानते हैं क्या होता है क्वेंचिंग। तो क्वेंचिंग क्या होता है, इसको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। तो चलिए हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। तो क्विंचिंग क्या होते हैं, क्विंचिंग जो होते हैं रिफर करते हैं एनी प्रोसेस को जो कि क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं फ्लोरोसेंस के इंटेंसिटी को। तो आप लोग को याद रखना है, क्विंचिंग जो होते हैं रिफर करते हैं एनी प्रोसेस दैट रिड्यूस दी फ्लोरोसेंस इंटेंसिटी, जो कि क्या करते हैं, फ्लोरोसेंस के इंटेंसिटी को रिड्यूस करते हैं। ठीक, किन के कारण होते हैं, पीएच के कारण, कंसंट्रेशन के कारण, टेम्परेचर के कारण, प्रेजेंस ऑफ O2। ठीक, ये कुछ की वजह से क्या होता है, ये इनकी इंटेंसिटी रिड्यूस होते हैं, जो कि हमारा क्या होता है, क्विंचिंग होता है। तो बस आपको इतना तैयार कर लेना है। अगर इनका क्लासिफिकेशन पूछ लेता है तो आपको तैयार कर लेना है। इसमें 4 क्लासीफाई होते हैं, कोलिशनल क्विंचिंग होते हैं, स्टैटिक क्विंचिंग होते हैं, कंसंट्रेशन क्विंचिंग होते हैं, और केमिकल क्विंचिंग होते हैं। अगर इनका डिटेल पूछ लेता है तो डिटेल आप लोग हमारे नोट्स में दिया गया है, या फिर लेक्चर में देख लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। पूरा का पूरा डिटेल हम लोग लेक्चर में डिस्कस किए हुए हैं। लेकिन ये क्वेश्चन आपके 2 नंबर में बने हैं। तो क्विंचिंग क्या होते हैं, किन के कारण होते हैं, ठीक, तो ये लिख सकते हैं आप लोग। तो चलिए हम लोगों ने 3 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर लिया। सबसे पहले हम लोगों ने बात किया है क्रोमोफोर, फिर आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का क्वेश्चन था, उसके बाद तीसरा हमारा ये था क्विंचिंग के बारे में। ठीक, अब अगला क्वेश्चन आया हुआ है गिव द रेडिएशन सोर्सेस ऑफ आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का रेडिएशन सोर्स कितना होता है। अब रेडिएशन सोर्स कितना होता है, आई होप आप लोग को पता होगा। ये कितना होता है, 0. यहाँ पे छोटा सा लिख देता हूँ, इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही छोटा है, 0.8 से लेकर के 2.5 नैनोमीटर।
जिसके बारे में हम लोगों ने दोस्तों लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है। यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा 0.8 से 2.5 तक इसका क्या होता है रेडिएशन सोर्स। कितना होता है 0.8 से लेकर के 2.5 तक होते हैं। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं फ्लेम फोटोमेट्री में नेबुलाइजर। फ्लेम फोटोमेट्री में क्या होते हैं नेबुलाइजर लगे होते हैं। अब नेबुलाइजर का रोल क्या होता है, नेबुलाइजर का काम क्या होता है, हम लोगों ने लेक्चर में इसके बारे में बहुत ही आसान तरीके से डिस्कस किया हुआ है। जो लोग देखे होंगे उनको पता होगा। तो चलिए जान लेते हैं क्या रोल होता है नेबुलाइजर का फ्लेम फोटोमेट्री में। तो रोल क्या होते हैं इनके बारे में 3 लाइन केवल आप लोग को लिखना है कि ये क्या करते हैं, ये ब्रेकअप करते हैं लिक्विड इनटू द स्मॉल ड्रॉपलेट। नेबुलाइजर इज द कन्वर्जन ऑफ सैंपल इनटू द फाइनली डिवाइडेड ड्रॉपलेट यूजिंग ए जेट ऑफ द कंप्रेस्ड गैस। ठीक, यही इनके रोल होते हैं। बस आपको यही तैयार कर लेना है और फ्लेम फोटोमेट्री का इंस्ट्रूमेंटेशन आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि वो आपका 10 नंबर में क्वेश्चन बन सकता है। ठीक, तो ये क्या हो गया, नेबुलाइजर का काम क्या होता है, यही होता है। ठीक, तो चलिए दोस्तों हम लोग अब अगले क्वेश्चन की बात करने जा रहे हैं। नेबुलाइजर का रोल क्या होता है फ्लेम फोटोमेट्री में हम लोगों ने बात कर लिया। अगला क्वेश्चन है वो है राइट द एडवांटेज ऑफ पार्टीशन कॉलम क्रोमेटोग्राफी। इस क्वेश्चन के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो पार्टीशन कॉलम क्रोमेटोग्राफी का एडवांटेज क्या होता है, चलिए जानते हैं। तो देखिए पार्टीशियन क्रोमेटोग्राफी का क्या पूछा गया है एडवांटेज क्या होते हैं, देखिए क्या होते हैं, इसको आसानी से ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक, एंड इकोनॉमिकल मेथड होते हैं एंड कैन आइसोलेट बोथ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। आइसोलेट कर सकते हैं दोनों को, ऑर्गेनिक को और इनऑर्गेनिक कंपाउंड को क्या कर सकते हैं, आइसोलेट कर सकते हैं। प्रोवाइड एक्यूरेट रिजल्ट भी प्रोवाइड होता है और कम टाइम में होता है। ठीक, लेस टाइम टेकन। तो ये कुछ इनके एडवांटेज होते हैं। अगर बाय द वे इस बार एग्जामिनेशन में डिसएडवांटेज पूछ लेता है तो डिसएडवांटेज यहाँ पे आसान वर्ड में लिखे गए हैं। वीडियो को रोक करके आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आई होप आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करने जा रहे हैं। हम लोगों ने यहाँ तक बात कर लिया पार्टीशियन कॉलम क्रोमेटोग्राफी तक। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं डिफाइन आरएफ वैल्यू। अच्छा, आप लोगों को ये बात तो पता ही होगा कि आरएफ का फुल फॉर्म क्या होता है। आरएफ का फुल फॉर्म होता है रिटेंशन फैक्टर। रिटेंशन फैक्टर हमारा किसका पार्ट है, ये हमारा दिया गया है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी के सिलेबस में। ठीक, तो चलिए जानते हैं क्या होता है रिटेंशन फैक्टर वैल्यू। देखिए रिटेंशन फैक्टर वैल्यू क्या होता है, इन दी थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी दी रिटेंशन फैक्टर वैल्यू जो होता है यूज किया जाता है कंपेयर एंड हेल्प आइडेंटिफाई कंपाउंड को क्या करने के लिए, आइडेंटिफाई करने में, कंपेयर करने के लिए ये क्या होते हैं, यूजफुल होते हैं। एंड दी आरएफ वैल्यू of the compound is equal to the distance traveled by the compound is divided by the distance traveled by the solvent front। ठीक, तो आरएफ वैल्यू के बारे में और भी आप लोग लिख सकते हैं। आप लोग गूगल पे सर्च करके इनके बारे में और भी डिटेल जानना चाहते हैं तो वो लिख सकते हैं, नहीं तो हमारे सिलेबस में, हमारे नोट्स में इसके बारे में दिए गए हैं, वहाँ से भी लिख सकते हैं। और नहीं तो सिंपली इतना लिखना चाहते हैं तो इतना भी लिख सकते हैं। तो हम लोगों ने आरएफ वैल्यू भी डिस्कस कर लिया। अब हम लोग दोस्तों बात करने जा रहे हैं एचपीएलसी का एप्लीकेशन क्या होता है, ये पूछा गया है। अब देखिए एचपीएलसी जो पूछा गया है यहाँ पे क्या है, सॉरी यहाँ पे एचपीएलसी है। देखिए क्या क्वेश्चन पूछा गया है, राइट द एप्लीकेशन ऑफ एचपीएलसी। एचपीएलसी का फुल फॉर्म क्या होता है, एचपीएलसी का फुल फॉर्म होता है हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। तो इसका एप्लीकेशन पूछा गया है। तो सबसे पहले आप लोग को क्या करना है, इसका फुल फॉर्म लिखना है, फिर इसके बारे में इनका एप्लीकेशन क्या होता है वो डिस्कस करना है। तो इनके एप्लीकेशन क्या होते हैं दोस्तों, चलिए वो जान लेते हैं। हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी एचपीएलसी क्या होता है ये नहीं पूछा गया है। एचपीएलसी का प्रिंसिपल क्या होते हैं ये पूछे गए हैं। तो ये किस पे बेस होते हैं, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एब्जॉर्प्शन एज वेल एज पार्टीशियन क्रोमेटोग्राफी। ये जो होते हैं हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी ये बेस होते हैं एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी और पार्टीशियन क्रोमेटोग्राफी पर। इनका प्रिंसिपल जो होते हैं वो बेस होते हैं।
ठीक, तो इसमें एक पॉइंट और लिख सकते हैं, यदि स्टेनरी फेज जो होता है सॉलिड प्रिंसिपल पर बेस होता है ऑन द एब्जॉर्प्शन ऑफ क्रोमेटोग्राफी, एंड स्टेनरी फेज जो होता है वो लिक्विड प्रिंसिपल पर बेस होता है पार्टीशियन क्रोमेटोग्राफी। इसमें क्या होते हैं, जो सॉलिड प्रिंसिपल होते हैं वो बेस होते हैं एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी पर, एंड यदि स्टेनरी फेज लिक्विड प्रिंसिपल पर बेस होता है तो ये क्या होते हैं, पार्टीशियन क्रोमेटोग्राफी। सिंपली आप लोग समझ सकते हैं, स्टेनरी फेज लिक्विड होता है जो कि बेस होते हैं एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी पर, एंड स्टेनरी फेज लिक्विड होता है जो कि बेस्ड होते हैं पार्टीशियन क्रोमेटोग्राफी पर। ठीक, ये टेक्निक जो होता है यूजफुल होता है किसके लिए, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए ये टेक्निक यूजफुल होते हैं। तो बस आप लोग को 4 पॉइंट अच्छे से तैयार करना है, यही होता है HPLC का प्रिंसिपल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो HPLC का क्या होता है, एप्लीकेशन समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान वर्ड में हमने बताया है कि ये बेस्ड होते हैं एब्जॉर्प्शन एंड पार्टीशियन क्रोमेटोग्राफी पर। फिर हम लोगों ने बात की स्टेनरी फेज सॉलिड प्रिंसिपल पर बेस होता है जो कि एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी होता है, और लिक्विड पर बेस होता है तो वो हमारा क्या होता है, पार्टीशियन क्रोमेटोग्राफी होते हैं। ठीक, तो और इसके जो मेन यूजफुल होते हैं किसके लिए होते हैं, क्वान्टिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए। ठीक, तो ये इनके हो गए एप्लीकेशन। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कि मेन डिसएडवांटेज पूछा गया है गैस क्रोमेटोग्राफी का, मेन डिसएडवांटेज क्या होते हैं। अब गैस क्रोमेटोग्राफी आप लोगों ने कहाँ पे पढ़ा हुआ है, आप लोगों ने गैस क्रोमेटोग्राफी को यूनिट 4 में पहले चैप्टर में पढ़े हैं। मेन डिसएडवांटेज पूछा गया है गैस क्रोमेटोग्राफी का, तो आप लोग इसको ध्यान में रखिए। एडवांटेज क्या होते हैं, आसान वर्ड में एडवांटेज भी तैयार कर लीजिएगा, डिसएडवांटेज क्या होते हैं वो भी अच्छे से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। इस बार डिसएडवांटेज पूछा गया है, लेकिन एग्जाम में आ सकता है एडवांटेज के बारे में भी। तो एडवांटेज और डिसएडवांटेज इनके यहाँ पे दिए गए हैं, आप लोग एक बार पढ़ लेंगे, आपको टोटल समझ में आ जाएगा। ठीक, तो चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों हम लोगों ने सेक्शन ए का कितना क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। एक क्वेश्चन आपको, जो लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं, देखते हैं आप लोग हमारे लेक्चर को ध्यान से देख रहे हैं कि नहीं। ठीक, तो जो लोग इस लेक्चर को देख रहे हैं, बस एक छोटा सा आपको क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूं, जो कि आप लोग को इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताना है। आयन एक्सचेंज रेजिन का एग्जाम्पल क्या होता है, आप लोग को एग्जाम्पल बताना है। 1 से 2 एग्जाम्पल जो आपको पता है वो आप लोग इस लेक्चर के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बस आप लोग को इतना बता दे रहा हूं कि ये जो क्वेश्चन है आपका यूनिट 5 का क्वेश्चन है, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी का क्वेश्चन है। ठीक, तो इनके एग्जाम्पल क्या होते हैं देखते हैं। सबसे पहले कौन बताता है, सबसे पहले बताएं या फिर बाद में बताएं, लेकिन जो लोग लेक्चर को देख रहे हैं सभी लोगों को बताना है। ठीक, आप लोग किसी का कमेंट देख करके कॉपी मत करिएगा, आप लोग को जो आता है वो बताइएगा। देखते हैं कौन कौन लोग बताते हैं। ठीक, तो चलिए आप लोग बताइएगा। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं सेक्शन बी के बारे में। सेक्शन बी में कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं, चलिए इनमें भी कुछ क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक, तो देखिए सबसे पहला बहुत ही आसान क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है, जो कि अगर इस बार भी आता है तो आप लोग आसान तरीके से सॉल्व कर लीजिएगा। क्या क्वेश्चन है, यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी का क्या करना है, इंस्ट्रूमेंटेशन पूछ लिया है। तो इंस्ट्रूमेंटेशन में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा हुआ है, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि सबसे पहले क्या लगाए हुए हैं, सोर्सेस ऑफ रेडिएशन लगे हुए हैं, फिर यहाँ पर मोनोक्रोमेटर लाइट लगे हुए हैं, फिर आगे क्या लगे हैं, यहाँ पे बस आप लोग को समझाने के लिए छोटा छोटा बना के बता दे रहा हूँ। जैसे कि देखिए इंस्ट्रूमेंटेशन में हम लोग क्या पढ़े हैं उसको दिखा देता हूँ पूरा अभी नोट्स में, लेकिन आप लोग यहाँ पे थोड़ा समझिए। देखिए सबसे पहले यहाँ पे सोर्सेस ऑफ लाइट लगे हुए हैं, जो कि लाइट हमारा जब जाता है तो यहाँ पर एक मोनोक्रोमेटर लगा देते हैं, जिससे हमारा लाइट इकट्ठा होकर के कहाँ पर चला जाए, सैंपल में इकट्ठा होकर के सभी लाइट इसमें चली जाएँ सैंपल होल्डर में। फिर आगे यहाँ पे लगा रहता है डिटेक्टर, सैंपल में कितने लाइट एब्जॉर्ब हुए हैं वो डिटेक्टर देखते हैं कि कितने लाइट यहाँ पे एब्जॉर्ब हुए हैं, ये पता लगाते हैं। कौन पता लगाता है, डिटेक्टर। और यहाँ पे एक लगा रहता है लास्ट में रिकॉर्डर, सैंपल में कितना लाइट एब्जॉर्ब हुआ है, क्या क्या काम हुआ है, सब कुछ यहाँ पर रिकॉर्डर में शो हो जाता है। ये टोटल हो गया इंस्ट्रूमेंटेशन। किस तरीके से लिखना है, कैसे लिखना है, चलिए वो जान लेते हैं। क्वेश्चन है आपका यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी का इंस्ट्रूमेंटेशन क्या होते हैं। बस आप लोग को दिखा दे रहा हूँ इनके बारे में। पहले तो आप लोग को थोड़ा बहुत थ्योरी लिख लेना है, कौन कौन से इसमें कंपोनेंट होते हैं। लाइट सोर्स होते हैं, मोनोक्रोमेटर होते हैं, सैंपल होल्डर होते हैं, डिटेक्टर होते हैं, और क्या होते हैं, रिकॉर्डर होते हैं।
ठीक, तो इनका काम क्या होता है, बस इनके बारे में आप लोग को 2-2 4-4 लाइन लिख देना है, क्योंकि भाई साहब यहाँ पे क्वेश्चन आपका देखिए सेक्शन बी में 10 नंबर में पूछा गया है। तो 10 नंबर में पूछा गया है तो आपको पूरा का पूरा डिटेल लिखना जरूरी है, तभी आपको 10 नंबर मिलेंगे। ठीक, तो ये सब चीज़ आप लोग को क्या करना है, वहाँ पे लिख देना है। अगर लास्ट में लिखना चाहते हैं तो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का एप्लीकेशन क्या होते हैं वो भी आप लोग इंस्ट्रूमेंटेशन में 2 लाइन लिख सकते हैं, क्योंकि डिटेल लिखना जरूरी है, तभी आपको 10 नंबर में मिलेंगे। तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा डिटेल यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का इंस्ट्रूमेंटेशन। और अगला क्वेश्चन आया हुआ है, क्या है, मिथोडोलॉजी ऑफ थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, टीएलसी का क्या पूछ लिया है, मिथोडोलॉजी। अब टीएलसी क्या होते हैं, टीएलसी का प्रिंसिपल क्या होते हैं, इनके कंपोनेंट क्या होते हैं और इनके मिथोडोलॉजी क्या होते हैं, जो कुछ आपको पता रहे वो सब चीज़ इसमें लिख सकते हैं, क्योंकि 10 नंबर में पूछा गया है। पहले मिथोडोलॉजी लिख लीजिएगा, क्या होते हैं, जो कुछ पता है इनके बारे में लिख सकते हैं, क्योंकि 10 नंबर में पूछा गया है तो अच्छे से पूरा का पूरा डिटेल लिखने का इसमें कोशिश करना चाहिए। तो इसमें लिख सकते हैं थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी क्या होते हैं, इनके प्रिंसिपल भी लिखना चाहते हैं वो भी लिख सकते हैं, कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, टीएलसी प्लेट होते हैं, थिन लेयर चैम्बर होते हैं, मोबाइल फेज होते हैं, स्टेनरी फेज होते हैं, कुछ इनमें कंपोनेंट भी होते हैं। अब इनके मिथोडोलॉजी क्या क्या होते हैं, कम से कम 8 से 10 पॉइंट आप लोग को मिथोडोलॉजी में, यहाँ पे मैं बहुत छोटा छोटा करके लिख दिया हूँ, लेकिन आपको इसको कम से कम 1 से 1.5 पेज तक लिखना है। इसको छोटा छोटा करके इसलिए मैं लिख दिया हूँ, जिससे मान लीजिए अगर आप लोग हमारे नोट्स का पीडीएफ लिए हैं उसको निकलवाना चाहते हैं तो कम पेज में ही आपका निकल जाए, कम पैसे में निकल जाए, इसीलिए बहुत ही छोटे छोटे करके मैं लिखता हूँ, जिससे ज़्यादा पेज ना हो और आपको कम पेज में ही पूरा का पूरा नोट्स मिल जाए। ठीक, तो इसीलिए लिखा हूँ, लेकिन आपको एग्जामिनेशन में इस तरीके से नहीं लिखना है, बड़े बड़े में लिखना है, थोड़ा सा अच्छे तरीके से लिखना है। ठीक, तो कम से कम 1 से 1.5 पेज में इसका मेथोडोलॉजी आप लोग लिख लीजिएगा। तो समझ में आ गया आप लोग को क्या लिखना है, कैसे लिखना है और कैसे नहीं लिखना है। तो सेक्शन बी में किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है ये आपको अनुमान लग गया होगा। उसी तरीके से यूनिट 5 से एक क्वेश्चन बना हुआ है आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी का फैक्टर अफेक्टिंग के बारे में, तो इसको आप लोग लिख सकते हैं। यूनिट 5 का हमारा लेक्चर देख लेंगे, आपको आसान तरीके से ये समझ में आ जाएगा और आप लोग इसको सॉल्व भी कर लेंगे। तो इतना आप लोग जान लीजिए, ये भी क्वेश्चन आपका यूनिट 5 का ही है। ठीक, चलिए अब हम लोग बात करने जा रहे हैं सेक्शन सी के बारे में। चलिए अब हम लोग सेक्शन सी के क्वेश्चन को थोड़ा सा देख लेते हैं और आप लोग बताइए कि इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। सेक्शन सी में सबसे पहला क्वेश्चन जो आया हुआ है वो क्या है, डिस्क्राइब द वेरियस मेथड ऑफ सैंपल प्रिपरेशन ऑफ आईआर एनालिसिस। तो सैंपल हैंडलिंग या फिर सैंपल टेक्निक आप लोग पढ़े हुए हैं, उसमें कुछ वेरियस मेथड हैं। तो कौन कौन से मेथड हैं, सॉलिड सैंपलिंग टेक्निक है, लिक्विड सैंपलिंग टेक्निक है, गैस सैंपलिंग टेक्निक है और सॉल्यूशन सैंपलिंग टेक्निक है। तो वही टेक्निक के बारे में यहाँ पे क्या करना है, उन सभी के बारे में डिटेल पूरा का पूरा आप लोग को क्या करना है, डिस्कस करना है। कौन कौन से टेक्निक हैं एक बार फिर से बता देता हूँ। इसमें जो जो टेक्निक हैं, सॉलिड सैंपलिंग टेक्निक है, और देखिए यहाँ पे छोटा छोटा लिख देता हूँ शॉर्ट वर्ड में, सॉलिड सैंपलिंग टेक्निक है, दूसरा क्या है, लिक्विड सैंपलिंग टेक्निक है, और क्या है, गैस सैंपलिंग टेक्निक है, गैस सैंपलिंग टेक्निक हो गया, और लास्ट हमारा क्या है, सॉल्यूशन सैंपलिंग टेक्निक है। अब चारों टेक्निक के बारे में छोटा छोटा करके आप लोग डिस्कस कर लीजिएगा। क्या होता है, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो एक बार हमारा लेक्चर यूनिट 2 का देख लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे जो आप लोग को बता रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा। अगर आप लोग लेक्चर जा करके थोड़ा सा हमारा प्लेलिस्ट वाला देख लेंगे तो आप लोग को लेक्चर में ही याद हो जाएगा। देखिए एक क्वेश्चन ये आया हुआ है, लेक्चर में इसको इतना डिटेल बताया हूँ, लेक्चर को एक बार बस देख लेंगे आप लोग समझ जाएंगे। यहाँ पे पूछा गया है ड्रा सिस्टेमेटिक डायग्राम ऑफ एएएस। एएएस का मतलब क्या होता है, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। ए का मतलब होता है एटॉमिक, दूसरे का मतलब होता है एब्जॉर्प्शन, और यस का मतलब क्या होता है, स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो इसके बारे में हम लोगों ने यूनिट 2 के लेक्चर नंबर 3 में डिस्कस किया हुआ है। लेक्चर नंबर 3 आप लोग देख लेंगे तो आपको यूनिट 3 का लेक्चर नंबर 3 पढ़ेंगे, आपको टोटल समझ में आ जाएगा कि इसका मतलब क्या होता है। इसका जो प्लेलिस्ट है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा दोस्तों, आप लोग वहां से पढ़ लीजिएगा। एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी का पूरा डिटेल बहुत ही शार्ट लेक्चर में बताया हूं, बस पढ़ लेना एक बार, समझ में आ जाएगा। उसी तरीके से जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का फैक्टर क्या होता है उसको तैयार कर लेना है। हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी का एप्लीकेशन क्या होता है, हम लोगों ने अभी बात किया है ना, प्रिंसिपल और एप्लीकेशन क्या होते हैं।
अब जो लोग ध्यान से यहाँ पर लेक्चर को देख रहे हैं उन्हें पता लग गया होगा कि अभी हम लोगों ने एप्लीकेशन के बारे में डिस्कस नहीं किया है, बस प्रिंसिपल के बारे में डिस्कस किया है। क्या डिस्कस किया है हम लोगों ने? बात किया है प्रिंसिपल में कि ये किस पे बेस होते हैं। ये बेस होते हैं एब्जॉर्प्शन एंड पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी पे बेस होते हैं। दूसरा पॉइंट हम लोगों ने बात किया है यदि स्टेनरी फेज हमारा सॉलिड प्रिंसिपल पर बेस होता है तो वो क्या होते हैं? एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। यदि हमारा स्टेनरी फेज लिक्विड प्रिंसिपल पर बेस होता है तो वो हमारा होता है पार्टीशियन क्रोमेटोग्राफी। और चौथा पॉइंट हम लोगों ने प्रिंसिपल में बात किया है कि यह टेक्निक यूजफुल होता है क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए। ठीक, तो ये 4 पॉइंट हम लोगों ने बात किया है प्रिंसिपल। एप्लीकेशन क्या होते हैं वो दिखा देता हूँ आप लोगों को। एप्लीकेशन यही होता है, एप्लीकेशन आप लोग वीडियो को रोक करके लिख लीजिएगा, बहुत ही आसान वर्ड में 4 से 5 पॉइंट यहाँ पे लिखे गए हैं। ठीक, तो ये एप्लीकेशन होते हैं और उनके क्या होते हैं प्रिंसिपल हमने बता दिया है। उसी तरीके से ये सभी क्वेश्चन को आप लोग को सॉल्व करना है, बहुत ही आसान वर्ड में दिए गए हैं। देखिए जेल क्रोमेटोग्राफी का प्रिंसिपल क्या होता है, एप्लीकेशन क्या होता है वो डिस्कस कर लेना है। ठीक, तो इसी तरीके से सॉल्व करना है जैसे आप लोग को एकदम आसान वर्ड में बताया हूँ। ठीक, एक बार लेक्चर थोड़ा बहुत जा करके आप लोग देख लीजिएगा, लेक्चर का भी हेल्प ले लेंगे, आपको वहीं पर याद हो जाएगा। ठीक, उसी तरीके से देखिए यूनिट 5 से आपका कितना क्वेश्चन बन रहा है, ये भी क्वेश्चन आपका यूनिट 5 से ही है। आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी का इंस्ट्रूमेंटेशन क्या होते हैं। तो हम लोगों ने यूवी विजुअल का इंस्ट्रूमेंटेशन क्या क्या पढ़ा है वो थोड़ा सा यहाँ पे एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। लाइट सोर्स होता है, लाइट सोर्स निकलता है तो उसको कलेक्ट करने के लिए मोनोक्रोमेटर लगा रहता है। मोनोक्रोमेटर से लाइट को इकट्ठा करके सैंपल में भेजा जाता है और सैंपल में कितना लाइट एब्जॉर्ब हुआ वो डिटेक्टर हमारे पता करते हैं और डिटेक्टर कितना क्या किया वो सब यहाँ पर शो हो जाता है रिकॉर्डर में। ठीक, तो उसी तरीके से कुछ इनका भी इंस्ट्रूमेंटेशन होता है, वो आप लोग देख लीजिएगा और सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक, उसी तरीके से लास्ट क्वेश्चन है फैक्टर अफेक्टिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक। तो ये आपका था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। आप लोग इसी तरीके से पेपर में सॉल्व करिएगा। इतना अनुमान लग गया आप लोग को किस तरीके से पेपर को सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करना है इस सब्जेक्ट का। आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो बस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर देना। तो चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।